मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो इतने दिनों की छुट्टियों के बाद में वापस हम हमारा जो चैप्टर है 5 वो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ चुके थे। प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध 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 के लिए ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध में प्रतिरोधकता का क्या रोल रहता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके यूज कहाँ है, प्रतिरोधकता पे किस किस चीज़ का इफेक्ट रहता है, चालकता क्या है, चालकता की डेफिनेशंस, ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हमें प्रतिरोध को कैसे हम यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब उससे पहले हम देखते हैं प्रतिरोध होते कितने प्रकार के। देखो जनरली हम प्रतिरोध दो प्रकार के काम में लेंगे। एक तो होता है बद्ध प्रतिरोध जिसको हम वायर से बनाते हैं, और एक हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध। तो जो बद्ध वायर प्रतिरोध रहता है तो सिंपल हम लैब में काम में लेंगे। कोई भी एक वायर रहता है वो माइक्रोन या फिर टंगस्टन या फिर कॉन्स्टेंट धातु का बना होता है, ठीक है। उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो भी हम इस चैप्टर में आगे जाके देखेंगे कि सिंपल जो वायर है लैब में हम काम में लेके हैं प्रतिरोध, वो क्या काम आता है। और देखो इसके बाद यदि हम देखें कि जो हम लैब में वायर काम में लेते हैं उस वायर का प्रतिरोध एक निश्चित सीमा तक ही हम ले सकते हैं, क्योंकि आर का फॉर्मूला हमने निकाला था, आर बराबर ρl/a। इसमें रो पदार्थ की प्रतिरोधकता थी, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इन तीन चीज़ों पे प्रतिरोध निर्भर करता है। हम लिख चुके हैं कि लंबाई पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, और जो रो प्रतिरोधकता है ये पदार्थ की प्रकृति पे और तापमान पे निर्भर करती है। तो इसको भी हम रो की निर्भरता और आर की निर्भरता को नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारा केवल ये था कि कोई भी यदि हम वायर लें तो उसकी लेंथ और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से हम आर का मान चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम लैब में वायर काम में लेते हैं तो हम 5 ओम या फिर 10 ओम या फिर 15 ओम तक का यदि प्रतिरोध काम में लें तो उसके लिए हमें बहुत बड़े वायर की आवश्यकता होगी। और इससे ज़्यादा भी हम जब प्रयोग करेंगे तो देखेंगे 100 ओम, 150 ओम, 200 ओम, 500 ओम तक के प्रतिरोध हमें काम में लेने होते हैं। और यदि उन प्रतिरोधों के लिए हम सिंपल एक वायर काम में लें तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे यूज करना कठिन काम रहता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कार्बन प्रतिरोध पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चंस किया था, उस क्वेश्चन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध। तो देखो पहले हम समझते हैं कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। तो देखो कार्बन प्रतिरोध के नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें कार्बन का यूज किया जाएगा। यानी इसके लिए देखो क्या करते हैं, हम एक बेलनाकार पदार्थ लेते हैं और इस बेलनाकार पदार्थ पे कार्बन की लेपिंग की जाती है, और कार्बन की लेपिंग करके उसके ऊपर 4 रंगीन पट्टिकाएं बना दी जाती है अलग अलग कलर की। यानी एक बेलनाकार हम पदार्थ लेंगे, उस बेलनाकार पदार्थ में पहले कार्बन का लेपन करते हैं और फिर उसमें कार्बन कोडिंग, अभी हम एक सारणी देखेंगे, उस सारणी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस पे 4 रंगीन पट्टिकाएं बना दी जाती है अलग अलग कलर की। उन प्रत्येक पट्टिका का एक अलग मीनिंग होता है, उससे हम कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो सिंपल सा यदि हम कार्बन प्रतिरोध की डेफिनेशन की बात करें तो कार्बन प्रतिरोध एक बेलनाकार पदार्थ पर कार्बन का लेप करके बनाया गया प्रतिरोध, जिससे उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यानी उच्च प्रतिरोध बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, कार्बन प्रतिरोध को काम में लेते हैं। अब इसमें दोनों तरफ संयोजक लीड लगी रहती है, यानी हमें परिपथ में यदि इसे जोड़ना है तो परिपथ में इसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ संयोजक लीड लगा देंगे।
ये एक बेलनाकार पात्र है, उस पर कार्बन का लेपन कर दिया। अब देखो जो ये चारों रंगीन पट्टिकाएं हैं, इन चारों रंगीन पट्टिकाओं का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे जो पहली ये दोनों पट्टिकाएं हैं, इसको फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड नाम दे दें, तो ये दोनों पट्टिकाएं सार्थक अंक को बताती है, सार्थक अंक। ठीक है। जो ये तीसरी पट्टिका है ये गुणक बताती है, गुणक। गुणक का मतलब अभी हम देखेंगे 10 की पावर। और जो चौथी पट्टिका है, चौथी पट्टिका ये सहता को बताती है। सहता का मतलब होता है टॉलरेंस, यानी उस कार्बन प्रतिरोध के मान में जो वैल्यू है वो कितनी अधिक या कम वेरी कर सकती है। और ये सभी मान हम एक वर्ण कोड सारणी के द्वारा समझेंगे, यानी इसके लिए एक पहले से सारणी बनाई गई है। उस सारणी में इन सभी रंगों के लिए एक अलग अलग अंक निर्धारित किया गया है, उसको हम समझ के इसकी सहायता से आसानी से कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में इसका हमेशा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी बोर्ड ने इसका कोई भी परिभाषा नहीं पूछी है अभी तक। तो देखो हम पहले कार्बन सारणी सीखते हैं। अभी तक आपको केवल ये याद रखना है कि कार्बन प्रतिरोध में एक बेलनाकार पात्र पे कार्बन का लेपन किया जाता है और उस पर 4 सकेंद्रीय रंगीन पट्टिकाएं होती हैं। उन प्रत्येक पट्टिकाओं का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ जो पहली 2 पट्टिकाएं हैं वो सार्थक अंक को, तीसरी पट्टिका है वो उनके गुणक को, और चौथी पट्टिका है वो सहता यानी टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो इनकी वर्ण कोड सारणी को समझते हैं। वर्ण कोड सारणी क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या आ जाएगी, उसको यहाँ आ जाएगी क्रम संख्या। इसके बाद हम प्रत्येक कलर का संकेत लिखेंगे जिससे उसे याद करने में आसानी रहे। संकेत संकेत के बाद में उस रंग का नाम लिखेंगे। उसके बाद में उसका गुणक लिखेंगे। गुणक होता है 10 की घात, 10 की घात। और लास्ट में सहता लिखेंगे, टॉलरेंस, सहता। तो देखो यदि हम देखें यहां पे तो सबसे पहले इनके संकेत लिखते हैं। टोटल कितने कलर है? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, देखो कोड कैसे रहते हैं इनके। पहला कोड होता है इसका बी, दूसरा कोड होता है बी, ROY, G, W। ये पहले 10 कोड हो जाते हैं। इनको बोलते हैं BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये इनको एक याद करने का तरीका है। यदि हमने ये संकेत पहली बार में याद कर लिए तो उसके बाद हमें इस सारणी को याद करने में बहुत आसानी रहती है। तो दोबारा से देखो इनको क्या बोलेंगे, BB रॉय, G से ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। उसके बाद जो 3 है वो वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इनका देखो कलर देखते हैं। पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक यानी काला कलर, काला। दूसरे बी का मतलब होगा ब्राउन यानी भूरा,
भूरा। आर का मतलब रेड यानी लाल कलर, लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वोयलेट बैंगनी, उसके बाद में ग्रीन हरा, सॉरी ग्रे है ये, घूसर, घूसर ग्रे, और वाइट सफेद। ठीक है, इसके बाद गोल्ड का मतलब होगा यहां पे सुनहरी, सुनहरी। एस सिल्वर यानी चांदी जैसा, रजतित इसको बोल सकते हैं, रजतित या फिर चांदी जैसा। और इसका मतलब होता है नो कलर, वर्णहीन, वर्णहीन। तो ये देखो एक वर्ण कोड सारणी है जिसका हमें ध्यान रखना है। पहले संकेत है बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, उसके बाद वियरिंग शब्द जोड़ देंगे जिसका यूज नहीं है इसमें। ये तीनों याद रखने हैं, गोल्ड सिल्वर नेकलेस यानी गोल्ड मतलब सुनहरी कलर, सिल्वर यानी रजतित यानी चांदी जैसा, और एन यानी नो कलर, वर्णहीन, कोई कलर नहीं है। तो ये हो गए इनके रंग। इसके बाद गुणक का मतलब क्या होता है, इनकी 10 की घात, सॉरी इसमें एक सार्थक अंक की सारणी और बनेगी, सार्थक अंक। यहां पे आएगा पहले सार्थक अंक, सार्थक अंक, और इसके बाद यहां आएगा गुणक, गुणक यानी 10 की घात, 10 की घात। ठीक है, और देखो सार्थक अंक हमें स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से, जीरो से स्टार्ट करना है। ब्लैक के काले के लिए 0, भूरे के लिए 1, रेड लाल के लिए 2, नारंगी ऑरेंज के लिए 3, येलो पीले के लिए 4, ग्रीन हरे के लिए 5, ब्लू नीले के लिए 6, बैंगनी वोयलेट के लिए 7, घूसर ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9। यानी 9 नंबर है पहले जो सार्थक अंक में होंगे। तो आपने यदि एक बार कोड याद कर लिए, इनके संकेत याद कर लिए, तो हर एक कलर आपको आसानी से याद हो जाएगा। ब्लैक के लिए 0, भूरे के यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद में देखो जो ये तीनों हैं, इन तीनों के लिए हम नीचे जो तीनों हैं इनके लिए कोई सार्थक अंक काम में नहीं लेते। इनके लिए केवल हम 10 के गुणांक और सहायता काम में आती है, इनके लिए कोई सार्थक अंक नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो केवल सफ़ेद व्हाइट तक हमें सार्थक अंक काम में लेना है, 0 से जो पहले 10 कलर है उनके लिए 0 से 9 तक। उसके बाद देखो गुणक 10 की घात की बात करें तो यहाँ जो है वही हमें 10 की घात लगाने, 0 है तो 10 की घात 0, उसको हम 1 कह सकते हैं, 10 की पावर 0 1। यहाँ 1 है तो 10 की पावर 1, यहाँ 2 है 10 की पावर 2, 3 10 की पावर 4, 5 6 7 8 और 9। यानी यहाँ तक गुणक में 10 की पावर 9 तक हमने कर लिया। यानी जब गुणक काम में लेंगे तो सफ़ेद के लिए 10 की पावर 9, यदि सार्थक अंक काम में लेना है सफ़ेद के लिए तो 9 आएगा, और गुणक काम में लेना है तो सफ़ेद के लिए 10 की पावर 9। और ऐसे सुनहरी के लिए जब हम गुणक काम में लेंगे ये होगा 10 की पावर -1 सुनहरी के लिए, और रजतित के लिए काम में लेते हैं हम 10 की पावर -2। ये आपको दोनों याद रखने हैं। इसमें ये भी कि कई क्वेश्चनों में दे रखा है। मेनली हमारे जो ये पहले 10 है यही काम आते हैं। ये तो बहुत कम क्वेश्चन में, क्योंकि इनके लिए टॉलरेंस ज़्यादा काम करता है, सहता ज़्यादा काम करती है। अब हम बात करें इन किसी के लिए भी सहता नहीं आएगी, केवल इन 3 के लिए आएगी। रेड के लिए जो होती है वो होती है ±5%, रजतित के लिए होती है ±10%, और वर्णहीन के लिए होती है ±20%। अब इनका क्या यूज है ±10%, 20%?
तो इनका अभी हम एप्लीकेशन देखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका हम यूज क्या करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारणी हो गई है। अब देखो इस सारणी की सहायता से किसी भी कार्बन प्रतिरोध का हम मान कैसे निकालेंगे, इसका यूज हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, आपको पेपर में ऐसे एक कार्बन प्रतिरोध दे दिया जाएगा और इसके ऊपर 4 अलग अलग कलर होंगे और पूछेंगे कि इस कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोध का मान बताओ कितना होगा। तो इसमें देखो हम 4 रंगीन पट्टिकाएं बना देते हैं, इन सब पे कलर लिखा होगा। ठीक है, अब देखो जो पहली पट्टिका है, अभी हमने 4 नंबर देखे थे, ये पहली पट्टिका, ये दूसरी पट्टिका, ये तीसरी पट्टिका और ये चौथी पट्टिका। मान लो इस पे लिखा हुआ है लाल क्वेश्चन में, इस पे आ गया हरा, इस पे आ गया पीला और ये है सुनहरी। सुनहरी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको एक कार्बन प्रतिरोध मिलेगा, उस कार्बन प्रतिरोध पे कोडिंग लिखी होती है, 4 रंगीन पट्टिकाएं होती है, उन प्रत्येक पट्टिका पे आपको उस रंग का नाम लिखा मिलेगा, लाल, हरा, पीला, सुनहरी। अब इस सारणी की सहायता से हमें इस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू बतानी है कि इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो देखो इसको निकालने का तरीका कितना है, प्रतिरोध R बराबर, पहले हमें दोनों रंगीन पट्टिकाएं लेनी है, पहली 2 यानी दोनों सार्थक अंक। तो पहले हम लेते हैं प्रथम दोनों रंगीन पट्टियों, रंगीन पट्टियों से सार्थक अंक, उनको लिख देना है पहली दोनों पट्टिकाओं में, इनटू फिर हमें लिखना है उसका गुणक जो तीसरी पट्टिका है, और उसके बाद में इनटू में आ जाएगा या प्लस माइनस में आ जाएगी सहता। सहता ये होता है इसको सोल्व करने का तरीका। यानी आपको सबसे पहले प्रथम दोनों रंगीन पट्टिकाओं पे सार्थक अंक देखना है कि उन दोनों रंगीन पट्टिकाओं के लिए सार्थक अंक कितना है। जैसे यदि इस क्वेश्चन को हम करें R बराबर, देखो पहली पट्टिका क्या है, लाल, तो उसके लिए भी हमें सार्थक अंक देखना है। दूसरी पट्टिका क्या है, हरी, उसके लिए भी हमें सार्थक अंक देखना है। इस सारणी में यदि हम देखेंगे तो ये है देखो सार्थक अंक। यदि हम लाल के लिए सार्थक अंक बात करें कितना है 2, और हरे के लिए सार्थक अंक बात करें कितना है 5, तो हमें यहाँ लिख देना है 2 और यहाँ लिख देना है 5। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह फिक्स है, ये दोनों साथ में आएंगे। पहली दोनों पट्टिकाएं, लाल के लिए सार्थक अंक कितना था 2 और हरे के लिए सार्थक अंक कितना है 5। अब तीसरा हमें तीसरी पट्टिका से क्या लेना है, गुणक। तीसरी पट्टिका पीला है तो सारणी में हमें देखना है कि पीले के लिए गुणक कितना है। पीले के लिए गुणक है 10 की पावर 4, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा 10 की पावर 4। अब चौथी पट्टिका का सुनहरी, और चौथी पट्टिका में हमें गुणक के बाद में प्लस माइनस क्या लिखनी है, सहता। ये चौथी पट्टिका को बताएगी। यानी यहां हम बात करें तो सुनहरी के लिए कितना है, प्लस माइनस 5%, यानी यहाँ आ जाता है प्लस माइनस 5%। और ये सारा जो मान है ये ओम में आता है, प्रतिरोध में, ये हो जाता है इस R का मान। केवल हमें ये निकालना होता है। तो देखो इसको दोबारा समझो, पहली जो दोनों पट्टिका है वहां से हमें केवल सार्थक अंक लेना है। यानी इसका आप फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो, पहली फर्स्ट सेकंड, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर थर्ड, और फिर प्लस माइनस फोर्थ। ये चारों पट्टिकाएं, पहली और दूसरी पट्टिका आपको लेनी है सबसे पहले। यानी पहली दोनों पट्टिकों से क्या लेना है, सार्थक अंक, और वो हमने लाल के लिए लिया है कितना है 2, और हरे के लिए कितना है 5, 2 इंटू 25, फिर इंटू का चिन्ह इंटू। अब गुणक लेना है हमें किसके लिए, तीसरी पट्टिका के लिए। तीसरी पट्टिका पे क्या है, पीला, और पीले के लिए यदि हम बात करें तो कितना होता है गुणक 10 की पावर 4, गुणक 10 की पावर 4।
फिर उसके बाद चौथी पट्टी का, ये हमेशा टॉलरेंस को पता है कि ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, चौथी पट्टी का दी नहीं जाती, इसका मतलब उस पर कोई कलर ही नहीं है। और जब चौथी पट्टी का पे कोई भी कलर नहीं होगा तो वो पट्टी का होगी वर्णहीन। वर्णहीन यानी उसके लिए टॉलरेंस जो सहता है वो हमें कितने काम में लेनी पड़ेगी, ±20%। तो इस चीज़ का ध्यान। कई बार बच्चे इसको भी सोल्व करके आ जाते हैं, तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ±5% को सोल्व कर सकते हो। आपको केवल ऐसे ही क्वेश्चन करके आना है। इसके अलावा देखो, बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये वैल्यू देके ये भी बनवा सकता है। यानी आपको ये दे दिया जाएगा कि R बराबर 25 × 10⁴ ±5% के लिए कार्बन प्रतिरोध बनाओ। तो आपको देखना पड़ेगा, पहले दोनों अंक सार्थक अंक लेने हैं, और 2 किसके लिए काम में लेते हैं, लाल के लिए, तो पहली जगह लिखना पड़ेगा लाल। 5 किसके लिए काम में लेते हैं, हरे के लिए, तो दूसरी पट्टिका पे हरा। अब ये गुणक है, तो गुणक में देखो जो 4 काम में लेते हैं उसी के लिए 10⁴ होगा, ये आ जाएगा पीला। उसके बाद सुनहरे के लिए लेते हैं 5% ±5%। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारणी है। तो सबसे पहले आपको इस सारणी को याद करना होगा। एक बार आपको सारणी याद हो जाएगी, कल की क्लास में हम इसके 2-3 क्वेश्चन और करके देखेंगे। तो आज आप इसको नोट करके अच्छी तरह इस सारणी को याद कर लेना। ये कोड ध्यान रखना है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बेटा देखो, ये हो जाता है कार्बन प्रतिरोध और इसके क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पे ताप का प्रभाव। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो देखो, इसमें हमने प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा था। प्रतिरोधकता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता करती है पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर। तो किस प्रकार से तापमान पर निर्भर करेगी। तो देखो, इसको समझने के लिए हम 3 प्रकार के पदार्थ लेंगे। एक चालक पदार्थ, एक अर्धचालक पदार्थ और एक कुचालक पदार्थ। और इन तीनों में हम सेपरेट पढ़ेंगे कि चालकता पे या चालक पदार्थों पे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या प्रभाव रहता है, अर्धचालकों पे क्या रहता है और कुचालक पदार्थों पे क्या रहता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कि चालक पदार्थों पे प्रतिरोधकता ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है। तो चालक पदार्थ तो देखो, चालक पदार्थों की हम बात करें, हम जानते हैं चालक पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा है वो आसानी से प्रवाहित होती है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक पदार्थ करें। अब चालक पदार्थों में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लगातार विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। आयन होते हैं, वो एक दूसरे से लगातार टकराते हैं, जिससे जो आयनों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो देखो, उसके लिए यदि हम देखें चालकता के प्रतिरोधकता के लिए देखें तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ρ बराबर m/Ne²। ये हम प्रतिरोधकता का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ m क्या था, m था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, स्मॉल n क्या था, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये जो तीनों चीजें हैं m, n और E,
ये किसी भी चालक पदार्थ के लिए निश्चित होती है। यानी एक बार हमने जैसे लोहा ले लिया तो उसके लिए फिक्स हो जाएंगे, सोना ले लिया उसके लिए ये मान फिक्स हो जाएंगे, यानी बदलेंगे नहीं। ये उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं तीनों के तीनों। लेकिन देखो चौथा यहाँ पे ट्यो, ट्यो क्या था? विश्रांति काल, विश्रांति काल। और ये विश्रांति काल है, ये दो आयनों के टकराने में लगे समय के औसत मान को कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं विश्रांति काल की। तो देखो यदि हम किसी भी चालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने पे ये जो तीनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये रहेंगे अप्रभावित, अप्रभावित। लेकिन होगा क्या? देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन तेज गति से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तेज गति से मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। और जल्दी टकराने का मतलब मान लो पहले वो 10⁻⁻6 सेकंड में टकरा रहे थे और अब वो 10⁻⁻7 यानी उससे भी जल्दी टकरा रहे हैं। तो उनके जल्दी टकराने से होगा क्या? जो विश्रांति काल है, इस विश्रांति काल का मान कम हो जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि विश्रांति काल क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों में लगे समय का औसत मान विश्रांति काल कहलाता है। अब यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी गति करेंगे, यानी वो जल्दी टकराएंगे, मतलब विश्रांति काल का मान क्या हो जाएगा? कम। और इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं यदि विश्रांति काल का मान कम होगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है, यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आए कि चालक पदार्थों पे या चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पे किस प्रकार निर्भर करती है, तो हम कह सकते हैं कि चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। उसमें रीजन आप देना चाहो तो कह सकते हो कि जैसे चालक पदार्थों का हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, जिससे उनका विश्रांति काल कम हो जाएगा और प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। तो ये तो इसका रीजन हो गया। यदि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि चालक पदार्थों पे जो प्रतिरोधकता है वो ताप पे किस प्रकार निर्भर करती है। देखो अब हम इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रतिरोधकता के ताप पे प्रभाव पे। तो देखो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कोई भी पदार्थ है उसकी लंबाई ताप पे किस प्रकार निर्भर करती है। L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था। यानी किसी भी पदार्थ की यदि गर्म किया जाए तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, यानी L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जहाँ L0 क्या थी? प्रारंभिक लंबाई, L क्या थी? अंतिम लंबाई, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक और डेल्टा टी क्या था? तापांतर। तो यहाँ हमें इसी फॉर्मूले को काम में लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी पदार्थ है उसका प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है। R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए, यानी लंबाई पे निर्भर करेगा। तो जो R है वो भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देखो मान लेते हैं, माना T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर ले लेते हैं शुरुआत में। माना 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो है रो नोट, और किसी T डिग्री सेल्सियस पे जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो रो हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोधकता रो थी और T डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोधकता रो। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ रो बराबर होगा रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको हम डिटेल में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? देखो यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध ताप गुणांक। रो नोट क्या है? रो नोट है प्रारंभिक प्रतिरोधकता। प्रारंभिक प्रतिरोधकता। रो क्या है? T डिग्री सेल्सियस ताप पे प्रतिरोधकता। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से चालक पदार्थों में
प्रतिरोधकता का मान बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी आप देखोगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे यहाँ से प्रतिरोध का मान भी लगातार बढ़ेगा। अब देखो इसी से यदि हम प्रतिरोध के लिए निकालें, प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध, तो हम जानते हैं कि R बराबर था रो L अपॉन A। यदि L बराबर 1 मीटर ले लें और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें एरिया, तो R बराबर आ जाएगा रो के। इसका मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार की जो प्रतिरोधकता है वो उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। L और A दोनों को 1 कर दिया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किसके बराबर होती है? प्रतिरोध के बराबर होती है। तो इस चीज का हम यूज करें तो देखो, जब रो बराबर आ रहा है रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो होगा R बराबर R नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।